एक और विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। अरे हमको क्या मिलेगा? ये भारत की जरूरत है। इसमें आपत्ति क्या है? ये चलने वाला नहीं है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक मतदाता सूची होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, खमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। पूरे भारत में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। ऐसा माना जाता है कि नए भारत या विकसित भारत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। इस मामले को चर्चा को लिए आज हमारे बीच दो शिक्षाविद, रिटायर्ड प्रोफेसर आदरणीय अनंत दीक्षित सर एवं चंद्रशेखर चौबे सर स्टूडियो पहुंचे हैं। मैं दोनों का स्वागत करता हूँ। अभिनंदन सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरे देश में इन दिनों एक विषय चर्चा में बना हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन। आजाद भारत के बाद 4 बार जो चुनाव हुए थे वो एक साथ हुए थे, 52, 57, 65 और 67। उसके बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। इसको लेकर सर क्या विकसित भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर आप लोग? सर किसी से पहले आपसे देखिए, ये जो चर्चा चल रही है अभी वन नेशन वन इलेक्शन की, यदि हम इतिहास में जाके देखें तो जैसा आपने कहा, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे देश में संविधान के लागू होने के बाद 1951-52 में, 57 में, 62 में, 67 में जो 4 आम चुनाव हुए, उसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ ही हुए। और आमतौर पर वन नेशन वन इलेक्शन से यही आशय लगाया जाता है कि ये ऐसी व्यवस्था जिसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हों। अभी इसमें एक बात और जोड़ी गई जिसमें स्थानीय चुनाव को भी उसी के साथ माने वन नेशन वन इलेक्शन के संग जोड़ा गया है। तो लोकसभा के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव और पंचायतों के चुनाव, ये सारे चुनावों को एक साथ सिंक्रोनाइज करने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है। चर्चा इसी बात को लेकर के है। और जैसा मैंने बताया कि 4 बार साथ साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने के बाद, और लोकसभा विधानसभा की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि स्थानीय सरकारों के चुनाव और पंचायतों के बारे में हमारे संविधान में 1991 के पहले कोई बहुत क्लियर कट डायरेक्शन नहीं थे। कभी चुनाव होते थे, कभी नहीं होते थे। धमतरी में आपने देखा कि 20 साल प्रशासक चलता रहा। ये तो 1991 के संशोधन के बाद अब ये मैंडेटरी किया गया है कि समय समय पर इन संस्थाओं के चुनाव कराए जाए। इसलिए पहले जब व्यवस्था बिगड़ी तो लोग विधानसभा और लोकसभा के संदर्भ में थी। 1967 में विभिन्न विधानसभाओं में दल बदल के कारण संयुक्त सरकारें बनी। उस समय हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार से लोगों ने दल बदल किया और गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में नया संविध मंत्रिमंडल बना। और ये दल बदल वाली प्रक्रिया बहुत समय तक चली और एक प्रकार से आया राम गया राम वाला कल्चर हमारे यहाँ बड़ा लोकप्रिय हो गया। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद श्रीमती गांधी ने भी ऐसा सोचा कि उनके लिए उपयुक्त समय, इसलिए उन्होंने लोकसभा का भी मध्यावधि चुनाव करा दिया। इन घटनाओं का परिणाम ये होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के जो साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे वो व्यवस्था भंग हो गई और दोनों चुनाव अलग अलग, किसी राज्य का चुनाव कभी, किसी राज्य का चुनाव कभी, लोकसभा का चुनाव कभी, ऐसा ऐसा चल रहा है। और आज आप देखेंगे कि कोई साल ऐसा नहीं है जिस साल 3 या 4 चुनाव ना होते। यदि हम 2024 की बात कर ले तो पहले हमने लोकसभा चुनाव देखा जिसके साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हमने देखे। और उसको अभी 2-3 महीना नहीं हुआ, अभी हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव देख रहे हैं। आगे आप महाराष्ट्र और झारखंड सुन रहे हैं। माने 2024 में भी 3-4 बार ये प्रक्रिया, और ऐसा 25 में होगा, दिल्ली का चुनाव होगा, फिर बिहार का चुनाव होगा, 26 में भी। माने कोई साल ऐसा नहीं होता जब सरकार इलेक्शन मोड से बाहर आ सके। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये बात अभी अभी से है, परंतु जब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि 1982 में भी इलेक्शन कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की थी। 1999 में एक लॉ कमीशन बना था, उसने भी कुछ सुझाव दिए थे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। 2015 में एक संसदीय समिति बनी थी
उस संसदीय समिति ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के परिणाम के पक्ष में सिफारिशें की थी और 2017 में नीति आयोग ने भी इस बारे में बात कहा। और जहां तक वर्तमान सरकार की बात है, इसने 2014 और 2019 दोनों के अपने घोषणा पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन करने की बात कही थी, जिसके परिपालन के लिए पिछले साल सितंबर महीने में भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने अपनी अनुशंसाएं मेरे जानकारी के साथ मार्च महीने में प्रस्तुत कर दी थी और अभी 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने उनको लागू किया है, जिसके अनुसार 2029 में यह व्यवस्था की जाएगी कि सभी राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इसके लिए जिन लोक विधानसभाओं का कार्यकाल थोड़ा बहुत कम पड़ेगा उनको बढ़ाया जाएगा, जिनका ज्यादा हो रहा होगा उनको काटा जाएगा और 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की मंशा है। ऐसा केंद्रीय कैबिनेट ने 18 सितंबर को पारित किया है। और दूसरे चरण में 100 दिन के बाद स्थानीय सरकारों के चुनाव भी करा लिए जाएंगे। खास बात यह है कि इन दोनों प्रकार के चुनाव के लिए जो अभी अलग अलग मतदाता सूचियां बनती है और एक ही काम को दो बार करने का जो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हमारे देश में कई बार चल रहा है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि कई बार ऐसा हुआ कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए मैं नगर पालिका स्कूल गया हूं, तो नगर पालिका के चुनाव में वोट डालने के लिए मेरे को गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल आना पड़ता है। तो जो लोकसभा में मतदान के लिए पात्र है वो विधानसभा के लिए पात्र है, जो विधानसभा के लिए पात्र है वो पंचायत और स्थानीय सरकारों के लिए पात्र है। तो इतने लंबे समय से क्यों हमारे देश में ये इस प्रकार का बर्बादी का काम और मतदाता सूची बनाना, आप ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि केवल कागजी काम है। तमाम स्कूल कॉलेज के मास्टरों को मतदाता सूची बनाने के काम में लगा दिया जाता है, स्कूल खाली पड़े रहते हैं। मैन पावर का ऐसा दुरुपयोग एक ऐसे काम के लिए जिसकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है। आपके पास एक मतदाता सूची है, उससे आप सारे चुनाव करवा सकते हो, क्योंकि मतदान के लिए पात्रता सभी चुनाव में 18 वर्ष है। विभिन्न अभ्यर्थियों के लिए आयु, कहीं सांसद के लिए आयु अलग है, उसके विधायक के लिए अलग है, वार्ड पार्षद के लिए अलग हो सकती है, परंतु मतदान के लिए सभी की आयु 18 वर्ष की है। तो एक मतदाता सूची के आधार पर चुनाव होंगे और यदि ऐसा होता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये निश्चित रूप से देश के राजनीतिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा सुधार होगा। बहुत सारी बातें तो सर ने बता ही दी है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में चुनाव कराने की जो व्यवस्था है वो चुनाव आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव कराता है उसमें दो प्रकार के हैं। एक है सेंट्रल के चुनाव में जो केंद्र का चुनाव होता है, यानी कि विधानसभा और लोकसभा का, ये तो केंद्रीय चुनाव आयोग कराती है। और जो स्थानीय चुनाव होते हैं, पंचायत और नगर निगम इत्यादि के स्थानीय निकायों के, उस चुनाव को राज्य चुनाव आयोग कराता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की, वो मूलतः विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से ज्यादा आशय है कि हम विधानसभा और लोकसभा को एक साथ कराएं, क्योंकि भारत में यह शुरुआती परंपरा भी रही है। जैसा आपने कहा 1952, 55, 57, उसके बाद 62 और 67 तक के चुनाव हुए। एक्चुअली 67 में ही जो एक घटना घटी कि कांग्रेस जो तत्कालीन पार्टी थी, सत्तारूढ़ पार्टी का जो विभाजन हुआ, उस विभाजन के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी तो 67 के बाद सर ने ऐसा बताया बहुत सारी राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया। धारा 356 का जो भी कह लीजिए, उपयोग कहिए चाहे दुरुपयोग कहिए, लेकिन उसके कारण से बहुत सारी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, तो समय व्यवस्था गड़बड़ा गई। उसके बाद उसी समय जैसे सर ने कहा कि अवसरवादी होती है राजनीति, तो और प्रधानमंत्री की चॉइस से भी चुनाव होते हैं। तो प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि 1971 में चुनाव हो जाए, तो विधानसभा संसद का कार्यकाल भी हट गया और चुनाव हो गया। और जैसा कि आप पता है कि 71 के बाद उसको चलना था 76 तक, लेकिन इस बीच इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगा दिया और आपातकाल लगाकर 1 साल का कार्यकाल भी बढ़ा दिया। 1977 में चुनाव हुआ, पार्टी बदल गई, लेकिन वह ज्यादा समय तक नहीं चली और 1980 में आकर पुनः चुनाव कराना पड़ा और पुनः वही पार्टी सत्तारूढ़ हो गई। 84 में उनकी हत्या हो गई, उसके कारण से राजीव गांधी सत्ता में आए, लेकिन राजीव गांधी ने भी हत्या से सहानुभूति का फायदा उठाने के लिए कुछ समय ही या कुछ महीने पूर्व ही पुनः लोकसभा का चुनाव करा दिया। इसका उन्हें
फायदा भी मिला। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था थी वहां से जो गड़बड़ाना शुरू हुई तो ये बेमेल या अनमेल होती चली गई और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होने लग गए। रही बात की जो सर ने कहा है उस, और आप भी जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कतई पुराना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तो हमारे शुरुआती चुनाव से ही चल रहा था। 67 के बाद जो व्यवस्था बदली तब ये बदली, और इस बीच जो इतने सारे चुनाव हुए 67 से 80 के बीच में जो बहुत सारे चुनाव हुए राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के, उससे इलेक्शन कमीशन भी इस बात को महसूस करने लगा और 1983 में उसने इसी बात को दिया कि हमें पुनः पुरानी व्यवस्था है ना कि हमें एक देश एक चुनाव पर लौटना ही पड़ेगा। 1983 में चुनाव आयोग ने कहा, 1999 में सर ने कहा, लॉ कमीशन ने फिर अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद 2003 में जब लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे तो उन्होंने भी सर्वदलीय प्रस्ताव रखा इस बात पर चर्चा करने के लिए। उस समय वामपंथी को छोड़ के लगभग सभी दलों ने सहमति भी दी थी, लेकिन वो कोई कार्यों में परिणित ठोस रूप से नहीं आ सका। और 2003 के बाद फिर 2016 में जो नीति आयोग 16-17 में उसने भी अपना वो दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद 2022 में जो सुशील चंद्र थे अपने तत्कालीन जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने कहा कि हम पूर्णतः सक्षम और तैयार हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, यानी साइमल्टेनियसली इलेक्शन के लिए हम बिल्कुल ही तैयार है, यानी उनकी भी विचारधारा थी। तो उसके बाद फिर ये सरकार, जैसा सर ने कहा कि मोदी जी जब से आए इन्होंने तो इस बात को हमेशा अपने भाषणों में कहा है, और उसके बाद कार्यों में परिणित करने के लिए इन्होंने कमेटी का गठन भी कर दिया और हाई लेवल कमेटी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी अब 2024 में मार्च में दे दी। और चूंकि मार्च में ही इलेक्शन थे बहुत सारे, इसलिए संभव नहीं था कि इसको तत्काल लागू किया जाए, तो उन्होंने इसे सुझाव दिया है कि इसे 2029 से लागू किया जाए। एक बात इसमें कही गई है कि विधानसभा लोकसभा तो एक साथ होंगे और एक साथ चुनाव का मतलब एक ही तारीख में होंगे ऐसा नहीं कहा उन्होंने। जैसी प्रक्रिया होती 5 चरण 7 चरण में चुनाव होते हैं वो ऐसी राज्यानुसार ही होंगे, वैसे चरण के अनुसार। परंतु एक चुनाव जो है विधानसभा और लोकसभा के, वो मतदाता एक साथ उनके वोटिंग करेगा। रही बात स्थानीय चुनाव की, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर में स्थानीय चुनाव भी करा लिए जाएंगे। 3 ईवीएम का भी उपयोग, ईवीएम का उपयोग भी किया जाएगा, यानी अलग अलग ईवीएम इसके उपयोग किए जाएंगे, वोटर लिस्ट एक ही बनेगी। तो इससे सबसे बड़ा जो फायदा होगा, जो हम लोग जानते हैं, जो कि हम लोगों ने खासतौर पे जो भी सरकारी कर्मचारी होता है और हम लोग शिक्षा के पेशे से हैं, तो पीठासीन अधिकारी से लेकर जितने भी रूप होते हैं कार्य करने का, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मास्टर ट्रेनर हो या तहसील लेवल के मास्टर ट्रेनर हो, चाहे वो पंचायत चुनाव, इवन देन ये पानी का चुनाव जो होता है, सारे चुनाव में हम लोगों की सेवाएं लगातार ली जाती रही है और हम लोग उन सेवाओं से प्रभावित होते हैं और बाध्य भी होते हैं करने के लिए। ये बात हम नहीं कह रहे कि हमें करने में कोई आपत्ति होती है, परंतु उस दौरान हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा व्यवस्था पंगु हो जाती है, क्योंकि अधिकांश जो प्रोफेसर है, अधिकांश शिक्षक है, और यही हाल सब जगह होता है। अभी एक चुनाव के चक्कर परिप्रेक्ष्य में जो तर्क दिया जाता है कि ये पैसों की बहुत बचत करेगा, नो डाउट पैसों की बहुत बचत करेगा। एक अनुमान ये लगाया गया है कि वर्तमान में जैसे 10,000 करोड़ शासन का और 50,000 करोड़ इन लोगों का खर्च होता है, जो पार्टियां होती है उनके खर्च होते हैं, तो 60,000 करोड़ का यदि खर्चा हो रहा है तो अगर एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे तो ये 1/4 में आ जाएगा, जो कि काफी बचत है देश के लिए। फिर मैनुअल जो है वो भी बहुत बचत हो जाएगी, सब सैनिक बल को इधर से उधर ये जाना पड़ता है। और ये कहा जाता है जैसे इस संदर्भ में कि आचार संहिता लगने से ये भी बाधित होता है, विकास की योजनाएं बाधित होती है। हालांकि विपक्ष इसमें कहता है कि आचार संहिता तो आखिरी समय पे लगती है, शासन को उसके पहले 4-4.5 साल का वक्त रहता है, क्यों नहीं कर सकते अपने काम को। परंतु ये भी तय है कि उस पीरियड में जब एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो न केवल नई योजनाएं पर प्रतिबंध होता है, पुरानी योजनाएं भी बाधित हो जाती है, कारण कि सारी सरकारी मशीनरी तो चले गई होती है चुनाव आयोग के अंदर में, और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्य करने के कारण से आम जनता का कोई भी काम उस दौरान पर नहीं किया जाता, चाहे वो पढ़ाई की व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, राजस्व के मामले हो, सारे जो कार्य है बाधित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देश की, प्रदेश की प्रगति जो है वो रुक जाती है, और बार बार ये चुनाव होने से ये प्रगति बार बार अवरोध पैदा करती है। तो इसको यदि एक गति देना है तो एक देश एक चुनाव तो लाना ही पड़ेगा, ये हम इस बात को मानने को तैयार हैं। सर देखा जाता है कि अपने देश में हर मुद्दे में राजनीति होती है जी, वन नेशन को लेकर राजनीति हो रही है, अधिकांश राजनीतिक दल इससे सहमत है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या लगता है सर, इस विकसित भारत के लिए, नए भारत के लिए इनका विरोध ठीक है सर? क्या मानते हैं, क्या कि देश हित में ऐसी राजनीति होनी चाहिए सर?
कि राजनीति में विरोध का तो काम विरोध का नहीं होता है। विपक्ष का काम होता है कि शासन के द्वारा लाए गए हर निर्णय का, चाहे उसको सही हो या गलत हो, विरोध करना ही करना है। इसलिए वो विरोध के लिए विरोध करते हैं। मैं नहीं समझता कि उनके पास उसके लिए कोई बहुत ही तार्किक कारण होंगे। सर बाकी देशों में जाता है सर, देश हित के मामले से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी समय रहे तो देश हित के मामलों में इंदिरा गांधी साथ खड़े होते थे। देखिए इसको वो स्थिति अब नहीं, वो दौर समाप्त हो चुका है। वो दौर समाप्त हो इसको चुका है। आप दूसरे तरीके से देखिए। जी इस विरोध को, इस असहमति को मैं अभी उसके पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, एक मानव स्वभाव की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि जिस व्यवस्था से हम लोग चलते रहते हैं उस व्यवस्था में चाहे कितनों ही बुराइयां हो, मगर जब कोई उसको बदलने की कोशिश करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। यस जी जब सती प्रथा को रोकने की बात की गई तो भी इसका विरोध हुआ था। जब और दूसरी सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए, बहुविवाह को रोकने के लिए कोशिश किया गया तब भी इसका विरोध हुआ था। तो जब भी हम एक प्रचलित धारणा से विपरीत जाके सुधार करने की कोई काम करते तो प्रारंभिक स्तर पर लोग उसका विरोध करते, क्योंकि आप एक छोटी सी बात है जी, किसानों को आप सिखाइए कि भाई आप धान के बजाय दूसरी फसल लीजिए, दे आर नॉट रेडी। आप उसके पक्ष में लाख तर्क दे दो, धान की खेती से होने वाली हानि समझाओ, जमीन को उर्वरा शक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव समझाओ, धान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, पानी ज्यादा, सब समझाओ तो, मगर चूंकि वो एक व्यवस्था से एकस्टम्ड है इसलिए वो उसके में किसी भी प्रकार के बदलाव को आमतौर पर विरोध करता है। आप व्यापारियों को देखिए, सेल टैक्स के बाद जब वेट आए तो बड़े आंदोलन हुए। जीएसटी को उदाहरण है। बाद में धीरे से वेट को लोगों ने अपना लिया तो जीएसटी आया। जीएसटी के बारे में तो कुछ राजनीतिक दल आज तक ढोल बजा रहे हैं, परंतु लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया और वो एक नया परिवर्तन आने के बाद थोड़ा बहुत जो एक बना बनाया संतुलन है वो डगमगाता है तो परेशानी तो होती है, परंतु वो हम एक अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। इसको आप किसी भी रूप में देख सकते हैं कि कोई भी परिवर्तन जो है उसके कारण असुविधा होती है। घर से बेटी विदा होकर जाती तो घर में एक परिवार का सदस्य कम हो जाता है तो परिवार की जो रूटीन है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है। पहले बेटी रोज सुबह उठा के बना के चाय दे देती थी, अब बेटी ससुराल, तो क्या हम उसका ससुराल भेजना बंद कर देंगे जी? मैं इसको एक अच्छे उदाहरण के रूप में नहीं कह रहा हूँ, परंतु मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा नया परिवर्तन आता है तो पुरानी व्यवस्था से चूंकि हम लोग बड़े रचे बसे रहते हैं इसलिए उसका विरोध हम अरे यार ऐसा कैसे होगा, अरे यार ऐसा कैसा होगा, अरे इसमें ऐसी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया में जिन देशों के संविधान और व्यवस्था से हमने अपने देश का संविधान का मुख्य भाग अपनाया है उसमें एक है इंग्लैंड और एक है अमेरिका। और जो विरोधी फेडरलिज्म की बात करते हैं, संघवाद की बात करते हैं, अमेरिका के संघवाद की तुलना में तो आपके यहाँ का संघवाद कुछ भी नहीं, परंतु अमेरिका में चुनाव प्रणाली बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन वाद की तर्ज पे है। वहां पर चुनाव की तिथि तक तय है। कई राज्य नवंबर महीने में पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को वहां पर हर 4 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट जो वहाँ की लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही राज्यों में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है और राज्यों में राष्ट्रपति के स्थान पर गवर्नर है। उनका जो मतलब निर्वाचन है वो तो 2-2 साल में होता है। तो माने हमेशा सम संख्या वाले साल में उनके यहाँ चुनाव होता है और तिथि वही है नवंबर महीने का पहले सोमवार के बाद आने वाला मंगलवार। क्योंकि नवंबर का महीना जलवायु के हिसाब से अमेरिका के लिए बहुत अनुकूल है। मई का महीना गर्मी सर्दी के हिसाब से इंग्लैंड के लिए बहुत अनुकूल है। उन्होंने भी तय करके रखा है कि मई महीने के पहले गुरुवार को वहां चुनाव होते हैं। और 50 राज्यों के संघ और राष्ट्रपति के चुनाव अमेरिका में भी साथ साथ हो सकते हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकते? और वो राज्य अपनी स्वायत्ता बनाए हुए हैं, हमारे देश भी बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु चूंकि हमको तर्क गढ़ना है तो ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है, तो हम उससे नकारात्मक तर्क भी गढ़ सकते हैं, सकारात्मक तर्क भी गढ़ सकते हैं। सर आप इसको लेकर क्या मानते हैं? देखिए, अगर राजनीति होनी चाहिए, देश हित की बात तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई बात अगर राष्ट्र हित में है तो उसमें राजनीतिक स्वार्थ को, दलगत अपनी जो हित है उसको त्याग करना ही चाहिए। और ये परंपरा रही है देश की। हम अनेकता में एकता को विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि जहां हम राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं वहां हम एक हैं।
तो अगर ये राष्ट्र के लिए हो रहा है, एक राष्ट्र, और फिर इसमें जो भी तर्क गढ़े जा, सर ने कहा ये तर्क जो है ना, ये कुतर्क की श्रेणी में आते हैं। भाई अभी हमारे 2024 के चुनाव ले लीजिए आप, जब उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है। और देखिए मापदंड भी, अगर ये कहते हैं कि एक साथ चुनाव होंगे तो केंद्र का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा या स्थानीय मुद्दे पीछे हट जाएंगे, राष्ट्र के मुद्दे हावी हो जाएंगे, ये तर्क भी दिया जाता है, नो डाउट। परंतु अगर ऐसा होता तो फिर आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी कैसे जीत गई और बीजेपी कैसे बहुत बड़ा हिस्सा लेकर आई। भले उसने लोकसभा में नहीं लाया, लेकिन विधानसभा में तो काफी हिस्सा लेकर आया उसने। मगर बीजेपी इसके पहले चुनाव में लोकसभा उड़ीसा के साथ साथ होते थे। लोकसभा में चाहे भाजपा जीते या कोई भी आगे रहे, बीजेपी जीतते थे। तो ये और आपके सामने दिल्ली का उदाहरण है, जहाँ लोकसभा में भाजपा 7 सीटें जीती है और राज्य विधानसभा में 70 में से 62 सीट आप लेके बैठी है। तो मतदाता इतना मूर्ख नहीं है, सही कि वो एक प्रवाह में बह जाएगा और वोट इधर डाल देगा। मतदाता आज पर्याप्त शिक्षित हो चुका है, जागरूक हो चुका है और वो जानता है कि अभी आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण लीजिए कि उन 2018 में हमने भाजपा को हरा दिया था और बुरी तरह से हरा दिया था, परंतु उसके 4 महीना बाद लोकसभा चुनाव हुए तो लोगों ने बढ़ चढ़ के मोदी को वोट दिया। सही। तो मतदाता को जबरदस्ती ये बताने की वो मूर्ख है, हमें सब कुछ होशियार है, राजनीतिक दलों की अपने धारणा को बदलना चाहिए। मतदाता पर्याप्त जागरूक है, वो जानता है कि कब मैं विधानसभा के लिए वोट डाल रहा हूँ, कब मैं लोकसभा के लिए वोट डाल रहा हूँ। बहुत जल्दी ऐसा दावा किया था कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अग्रसर है। क्या अगर एक वन नेशन इलेक्शन होता है तो इसमें कहीं ना कहीं भारत के विकास को मजबूती मिलती है, क्या मानते हैं? बिल्कुल मिलेगी। और ये तो है, सत्य है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की अग्रसर है जी। ये तो इनका ही मतलब का विलाप है, जो कह रहे हैं कि कुछ महंगाई बढ़ रही, ये बढ़ रही, वो बढ़ रही, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख्याति बेमिसाल है और आर्थिक रूप से तो अभी वो पूरी निगाहें हिंदुस्तान पे टिकी हुई है। और निश्चित रूप से उस आर्थिक मजबूती और जो दृढ़ निश्चय लेने या दृढ़ निर्णय लेने की जो शक्ति है केंद्र के पास, वही आज देश की रक्षा भी कर रहा है। अब ईवीएम को लेकर भी काफी वाद होते रहते हैं सर। कहीं भारत की जनसंख्या 140 करोड़ पार हो चुकी है, दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या भारत के, चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। कुछ राजनीतिक लोग इसको बोलते हैं कि ईवीएम का उपयोग नहीं होना चाहिए, इसको क्या मानते हैं सर? इसमें नहीं, ईवीएम तो उपयोग होना ही चाहिए। नई तकनीक का उपयोग बिल्कुल ऐसा नहीं है। ईवीएम ही एक मात्र ऐसा है जो आपको चुनाव खर्च की भी और चुनाव की पारदर्शिता को, उसकी सत्यता को आपको परिभाषित करता है और वो करता है। तो ईवीएम का जो उपाय है या जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो गलत है। हमने एक बार पुरानी व्यवस्था को त्याग करके नई व्यवस्था को अपना लिया है। जैसे सर ने कहा कि नई व्यवस्था को अपनाने में लोग बहुत जल्दी तैयार नहीं होते, वो एक मानसिकता है विपक्ष की। लेकिन सही बात यह है कि ईवीएम हमारे देश के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए वही सही ढंग से चुनाव कराने में सक्षम है। अब हम बैलेट पेपर की ओर जाना हमारे लिए ये तो आदिम युग में पुनः वापस जाने वाली बात होगी। ईवीएम के पक्ष में सबसे मजबूत करके ये है कि ईवीएम में वोट इनवैलिड नहीं होता। जब कागज वाले वोट चलते थे तो बहुत से उम्मीदवार जितना वोट पाते थे उससे ज्यादा वोट इनवैलिड होते। तो ये प्रजातंत्र के हित में नहीं है। आज ईवीएम के आने के बाद कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होता है और किसी न किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट जाता है। तो यदि हम नोटा में जाए वोटर मत पत्रों की छपाई और इसकी बात करें, कितनी बड़ी मात्रा में कागज उसमें बर्बाद होते हैं, कितने पेड़ कटते हैं कागज बनाने के लिए। आज हम पेपर लेस गवर्नमेंट की तरफ चल रहे हैं, आप बार बार वो कागजी मत पत्र की बात करते हो, केवल इसलिए कि कुछ चुनाव में आपको सफलता नहीं मिल रही। इसी ईवीएम से जीत करके आप विभिन्न राज्यों में सरकार बनाते रहते हो। कर्नाटक में बनाया है, तेलंगाना में बनाया है, दिल्ली में बनाया है और दूसरे राज्यों में बनाते हो। पश्चिम बंगाल में आप बनाते हो। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले का दृश्य आप पत्रकार है, याद कीजिए कि भाजपा के वक्त में कैसी हवा दिखाई दे रही थी, परंतु जब वास्तव में चुनाव हुए तो ऐसा लगा कि भाजपा ने बेहतर किया है, जरूर किया है, परंतु वैसी कोई बात नहीं थी कि तृणमूल को कोई खतरा हो। तो वोटर को जानबूझ करके बेवकूफ साबित करने का प्रयास हमारे राजनीतिक नेता करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वोटर पर्याप्त समझदार है, वो जानता है और ईवीएम के उपयोग से भी वो परिचित हो चुका है। अब ईवीएम भी उसके लिए नई चीज नहीं है। तो ईवीएम पर जो उठाया जाता है बार बार प्रश्न
वो तो, और आज तक कभी कोई सिद्ध नहीं कर सका। जी कोई सिद्ध नहीं कर सका। एक मुख्यमंत्री जो IIT से होकर के आए, जिन्होंने बड़ा वो कहा था, उनको भी चुनाव आयोग ने कहा भाई आओ बताओ, सिद्ध कर है करके दिखाओ। तो एक वो स्टैंड अलोन मशीन है, जो मशीन किसी भी नेट या बात किसी अन्य सोर्स से जुड़ी हुई नहीं, उसको आप कैसे वो कर सकते हो? ये आपकी घड़ी कोई कैसे हैक कर सकता है? जब तक इसको नेट या किसी चीज से जोड़ा नहीं जाएगा, तो जो नेट बैंकिंग यूज नहीं करता, जो अपने बैंक को मोबाइल बैंकिंग नहीं करता, उसके बैंक खाते को कैसे हैक कर सकता है? नहीं कर सकता। सर जैसे आप बताया सर कि चुनाव जीते भी है, हारे भी है, आप लोग काफी चुनाव कराए सर, कई चुनाव लोकसभा विधानसभा, क्या लगता है सर ईवीएम को कभी हैंग नहीं किया जा सकता? ये क्लियर पारदर्शिता है? बिल्कुल 100% पारदर्शिता, 100% किसी भी प्रकार की उसमें छेड़खानी संभव नहीं। और सबसे बड़ी बात संजय ये है, बताओ कि चुनाव मतदान केंद्र भी मेरे साथ 5 लोग तो कम से कम रहते हैं, 4 पोलिंग ऑफिसर और 1 मैं और 2 सुरक्षा अधिकारी। जो चीज 7 लोगों के बीच में वो कभी गोपनीय रहेगी क्या? हम लोग कहते हैं कि 1 is lonely, 2 is company, 3 is crowd। 7 लोग जिस चीज को देख रहे हैं, मैं वहां पर भी कोई गड़बड़ी करूंगा, अच्छा एक मतदान केंद्र में मैं कह दूंगा सारे मतदान केंद्र में वैसा कैसे हो जाएगा? कुछ तो तर्क होना चाहिए कहने का है कि एक पीठासीन अधिकारी मुझको किसी पार्टी वाले ने पटा लिया, या मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं तो मैं कुछ मैनिपुलेशन कर दूंगा। कैसे करूंगा? एक से ज्यादा वोट ईवीएम में एक बार में नहीं डाला जा सकता। ये लोग जो बूथ कैप्चरिंग का काम करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, बंद हो गया। वो इससे ईवीएम के आने के बाद। हाँ, जो जिसको आपने वो नलनी सिंह वगैरह के दूरदर्शन के शो में बूथ छापना के नाम से देखा है कि लेके फट फट डालते थे जी, और उसका कोई सबूत ये कि मत पेटी से गड्डी वोट निकलते थे। जब एक एक करके वोट डाला गया तो अंदर गड्डी कैसे बन जाती है? सब कुछ साफ साफ था। परंतु चूंकि एक केंद्र में आप कर रहे हो, एक केंद्र में मैं कर रहा हूँ, एक केंद्र में 24 जी कर रहे हैं, इसलिए सब चोर चोर मौतेरी भाई बने हुए थे। अब वो नहीं कर पा रहे, इनकी मतलब पीड़ा का एक कारण ये भी है, बोगस वोटिंग नहीं करा पा रहे हैं। लोकसभा में बिल आ गया सर, वन नेशन। तो सामान्य सर कि अपन 2029 का जो इलेक्शन होगा, जिस ढंग से केंद्र सरकार की नीति दी गई है, उनके निर्णय की क्षमता लग रही है, तो 2029 में वन नेशन हो जाएगा सर? आप लोग क्या मानते हैं? चुनौतियां तो बहुत है। अव्वल तो चुनौती है कि 2/3 बहुमत चाहिए इसके लिए, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, और 50% राज्यों की सहमति चाहिए। ये देखिए जो 18 तारीख को कैबिनेट ने डिसीजन किया है, उसमें 2 बातें जो हैं उन पर भी हमको ध्यान देना चाहिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के संबंध में सभी संबंधित पक्षों से बात करके सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जाएगा, बात नंबर 1। और दूसरा, इसके क्रियान्वयन के लिए एक समिति बनाई जाएगी। वो समिति निरंतर संबंधित जो स्टेक होल्डर है उनसे बात करेगी और उनको समझाने का काम करेगी। तो इसको कैबिनेट भी जानती है कि, और आज जैसा जिस प्रकार का विपक्ष है कि हर मामले में सरकार का विरोध ही करना है, वो सोने से भी मर दे विपक्ष को तो भी विपक्ष उसका विरोध करेगा। तो ऐसी दशा में संवैधानिक अड़चन तो है, कम से कम 4 या 5 संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, हल्ला करेंगे कि संवैधानिक, और फिर 101 से ज्यादा संशोधन संविधान में हो चुके हैं। मगर ये संविधान की किताब लेके घूमने का जो नया फैशन चालू हुआ है, इसके चलते है तो कठिन, और ईश्वर सबको सद्बुद्धि देगा यदि, तो एक अच्छा काम हो जाएगा। हमारे यहाँ पर नरेंद्र मोदी दृढ़ इच्छा शक्ति के काफी है। वो जो निर्णय लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में हमेशा वो कामयाब रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने 2014 की गुजरात असेंबली में बोला था कि देश की मांग है 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उन्होंने कार्य को प्रणीति के काफी काम कर चुके हैं सर। तो अपन क्या माने सर कि उनकी जो अभी तक जो 10 साल का अभी जैसे कोविड कमेटी ने 62 में से 62 दलों के पास संपर्क किया था, 32 ने पक्ष में राय दी, 15 ने विरोध में कहा, और 15 लोग चुप रहे। तो ये चुप रहने वालों के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनको समझा बुझा के प्रेरित करके शायद अपने पक्ष में ले आएंगे। और उनके पास सदस्य संख्या है, लोकसभा और विधानसभा में सदस्य कितने, नंबर ऑफ पार्टीज अलग चीज है, मगर कई पार्टियां तो ऐसी जिनका कोई भी आदमी वहां नहीं, अब उसको आप पटा भी लोगे तो क्या होगा? तो जो सिग्निफिकेंट नंबर रखते हैं जी, चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में, तो उससे देखिए कैसा बात बनती है।
फाइनल कमेंट सर, इस पूरे मामले को लेके आप लोगों का क्या पर्सनल क्या राय है सर, इसको लेके क्या मानते हैं सर, आप लोगों का पर्सनल राय सर? देखिए, राष्ट्रहित में लिया जा रहा निर्णय है ये, और जैसा आपने कहा है कि वर्तमान सरकार की नीयत बड़ी साफ है और दृढ़ निश्चय में वो बहुत ही पारंगत है, तो मैं नहीं मानता कि ये निर्णय वापस होगा। इस निर्णय पे बाधाएं आएंगी, लेकिन ये राष्ट्रहित में है और इसको लागू किया ही जाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन इस समय की मांग है, देश की ये हित में है, और ये बैठी सरकार जो है वो बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो मुझे लगता है कि सारी बाधाओं को पार करते हुए भी ये 2029 में लागू हो जाने नया भारत के अग्रसर है, विकसित भारत के अग्रसर है, बिल्कुल अग्रसर है, बिल्कुल अग्रसर है नया भारत की ओर। तो भारत विश्व गुरु बनने के अग्रसर है। 100% यदि वन नेशन वन इलेक्शन सबकी सद्बुद्धि से लागू हो जाता तो ऐसा अनुमान है कि देश के जीडीपी में 1.5% की वृद्धि होगी, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। कठिनाइयां तो हैं, क्योंकि विरोध जो है वो तार्किक नहीं है, अड़ियल है। इसके बावजूद मैं निजी तौर पर ऐसा मानता हूँ कि ये भी हो सकता है कि सरकार ये वन नेशन वन इलेक्शन के स्वरूप में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करके इसको लागू करे। जैसे कि एक सुझाव आया है कि लोकसभा का चुनाव एक बार करा लिया जाए और सारे राज्यों की विधानसभा का चुनाव उसके 2.5 साल के बाद कराया जाए। माने ये वन नेशन वन इलेक्शन का एक सुधरा हुआ रूप आप कैसा कह सकते हो कि भाई ऐसा कि केंद्र की जो योजनाएं हैं या नीतियां उसका विधानसभा है, मगर ये आज हिमाचल का हो रहा है, कल महाराष्ट्र का हो रहा है, परसों ये सब करने के बजाय फिक्स टाइम कर दिया जाए। और यदि किसी कारण से कोई विधानसभा या लोकसभा भंग होती तो नया इलेक्शन बचे हुए समय के लिए होना चाहिए, ताकि ये कैलेंडर जो है वो बार बार बिगड़े मत। तो हो सकता है ऐसा कोई मतलब अभी जो स्वरूप है उससे थोड़ा बेहतर स्वरूप या भिन्न स्वरूप मिला जाए। परंतु उसमें लागू है ना, क्या बोलते हैं ना, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में व्यवस्था लागू है। हाँ, शेष बची अवधि के लिए चुनाव होता है। हाँ, उपचुनाव जो होते हैं वो भी ऐसा ही होता है। जैसे किसी एमएलए की मृत्यु हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो उपचुनाव जो होता है वो बचे हुए अवधि के लिए होता है। तो यदि किसी हमने विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल रखा है, जो संविधान की धारा है उसमें 171 और 81 है शायद, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 साल लिखा गया, उसको एक ठीक टर्म रख देते थे तो फिर उतने समय के लिए होता। तो ये संशोधन के जरिए आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।